देश की आवाज का मंच, क्योंकि यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। होगी तीखी बहस, दीवार खोल के क्या दरवाजे बंद नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले आधा घंटे हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें भी जिसमें रहेंगी। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह की मुख्य सुर्खियों के साथ में। 20 मई को 49 लोकसभा सीट पर होने वाले 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और चिराग पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। 24 की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और दिल्ली में भरेंगे हुंकार। हिमाचल में जेपी नड्डा और यूपी के झांसी, बांदा और अमेठी में अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली के चांदनी चौक में करेंगे वोट की अपील। प्रियंका गांधी अमेठी में करेंगी रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई और सचिन पायलट ओडिशा में करेंगे प्रचार। मायावती, तेजस्वी और केजरीवाल समेत बाकी दलों के स्टार प्रचारक भी मैदान में डटे। स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स प्रोफाइल से हटाई अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। कथित मारपीट की घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ का भी आरोप। आरोपी विभव ने भी मालीवाल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कहीं लू तो कहीं बारिश, मौसम के तेवर ने ढाया कहर। करीब 47 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा आगरा। दिल्ली में भी टूटे रिकॉर्ड। केरल में जारी भारी बारिश के बीच ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। और खेल की खबरों में थाईलैंड ओपन में भारतीय खिलाड़ियों की धूम। पुरुष युगल सेमीफाइनल में सात्विक शेट्टी और महिला युगल सेमीफाइनल में पहुंची तानिया पोनप्पा की जोड़ी। और चलिए मुख्य सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती में लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और 5वें चरण के लिए मतदान सोमवार यानी कि 20 मई को होना है। और ऐसे में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। दरअसल 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण में शामिल हाई प्रोफाइल सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट भी शामिल है। महाराष्ट्र में मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटें, बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी और हाजीपुर सीट, ओडिशा की बोलांगीर और कंधमाल, झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, वहीं पश्चिम बंगाल की बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा और आरामबाग, जम्मू कश्मीर के बारामूला और लद्दाख लोकसभा सीट भी इन 49 सीटों में शामिल है। इस चरण में आपको बता दें कि राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है और ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार अभियान तेज गति से जारी है और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री दोपहर बाद 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज दोपहर हरियाणा के अंबाला में जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री सोनीपत में जनसभा करेंगे, जहां अंबाला में प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस पार्टी से वरुण चौधरी और इंडियन नेशनल लोकदल से गुरप्रीत सिंह चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं सोनीपत में प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी मोहन लाल बड़ौली के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी से हो रहा है। और वहीं दिल्ली के सियासी समर में भी आज मेगा शो होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक रैली करने जा रहे हैं और यहां मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के पक्ष में प्रधानमंत्री की ये रैली होगी।
आपको बता दें कि मनोज तिवारी के खिलाफ यहां से पहली बार कन्हैया कुमार गठबंधन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज तिवारी इससे पहले साल 2014 और साल 2019 में भी इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जिनके पक्ष में मतदान की अपील आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर चलिए सीधा ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त अंबाला से हमारे सहयोगी ओपी यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओपी, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और अगर देखा जाए तो चुनावी प्रचार जोरों शोरों से तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही है, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में कई जगह पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें एक सीट अंबाला भी है। जी, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में देश के 7 राज्यों की 57 सीटों पर चुनावी मतदान होना है जी। उसी में से 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें भी शामिल है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा हुआ ये राज्य है, छोटा राज्य है, फर्टाइल लैंड है, लेकिन देश भर की निगाहें इस राज्य पर लगी हुई है क्योंकि पूरी 10 की 10 सीट 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में इस बार क्या बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी, लोगों की न केवल नजर है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यहाँ 2 धुआंधार चुनावी रैलियां होने वाली है, उसको लेकर भी आम जनता के साथ साथ यहाँ बीजेपी के प्रत्याशियों में बड़ा उत्साह है। और यही वजह कि आज पहली रैली अंबाला में होगी और दूसरी सोनीपत में होगी। इस रैली को लेकर न केवल यहां पूरी तैयारियां की जा चुकी है बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनतो हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे रतनलाल कटारिया की पत्नी थी, तो निश्चित तौर पर उनकी सहानुभूति यहां मिलने की उम्मीद है। वहीं जब वो केंद्र में मंत्री थे उस वक्त इन्होंने कई विकास के कार्य यहां करवाए, तो उनको लेकर भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो न केवल जीतेगी बल्कि भारी बहुमत से कांग्रेस और इन्होंने को प्रत्याशियों को शिकस्त भी देगी। वहीं दूसरी तरफ जो फूलचंद मुलाना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे, उनके बेटे वरुण मुलाना यहाँ चुनावी मैदान में है, वो विधायक भी है और अपने पिताजी की विरासत और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान किए गए कार्यों की बदौलत उनको भी उम्मीद है कि वो भी अपनी जीत का परचम यहाँ रहलाने की पूरी कोशिश करेंगे। वही दूसरी ओर इन्होंने के प्रत्याशी भी पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जीत का परचम यहाँ लहराए। लेकिन निश्चित तौर पर जो देखने में जो मुख्य बात आ रही है वो ये है कि ये अंबाला दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर का सेंटर पॉइंट है। कपड़ा की एशिया की सबसे बड़ी मंडी यहां पर है, तो निश्चित तौर पर यहां न केवल आवाजाही बल्कि राजनीतिक रूप से भी ये केंद्र का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्लेस बना हुआ है और हरियाणा की राजनीति इसके इर्द गिर्द घूमती है। यही वजह कि यहाँ प्रधानमंत्री न केवल रैली कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस, इनेलो और अन्य प्रत्याशी भी अपने अपने बड़े नेताओं को बुलाकर यहाँ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। जीत का सेहरा किसके सर बनेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जिस तरह सियासी माहौल और राजनीतिक यहाँ गरमाई हुई है उससे निश्चित तौर पर पता चलता है कि सभी प्रत्याशी न केवल अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं बल्कि राजनीतिक माहौल में सियासी जुबान के जरिए अपने जो भी बयान है वो देकर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन साथ ही अगर मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जनता के मुद्दे क्या कुछ अहम है और साथ ही वहां के सियासी समीकरण फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं ओपी? यहां पर अगर मुद्दों की बात करें तो बिजली, पानी और रोजगार मुख्य मुद्दों में शामिल है, लेकिन बीते 5 साल में यहाँ जो सरकार थी बीजेपी की, उसने कई सारे विकास के कार्य करवाए, फ्लाईओवर बनवाए, जो बुनियादी सुविधाएं उनको लेकर काम किया। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने कोई काम किया नहीं। धरातल पे अंबाला बहुत पुराना शहर रहा है, ये हिमाचल से सटा हुआ, चंडीगढ़ से सटा हुआ है, तो राजनीति के साथ साथ आवागमन और बुनियादी संस्थागत विकास की सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी बीजेपी ने दी नहीं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हरियाणा के अगर 10 लोकसभा सीटों में बात करें तो अंबाला को सबसे ज्यादा प्राथमिकता न केवल राज्य की तरफ से दी गई बल्कि केंद्र प्रेरित योजनाओं का फायदा भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाने का लगातार प्रयास किया गया। इसलिए जो सियासी मुद्दे हैं वो राजनीतिक जुबान के जरिए नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पे अगर देखें तो सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए आरोप प्रत्यारोप ही नहीं लगा रही बल्कि अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रख भी रही है। यहां मैं बात करूं तकरीबन 15 महिला प्रत्याशी पूरे राज्य में 10 लोकसभा सीटों में है, जिनमें 223 पूरे प्रत्याशी हैं, उनमें 10 महिलाओं में एक यहाँ बनतो भी है। तो निश्चित तौर पर यह महिला जो है दलित समुदाय से है और यह सीट भी आरक्षित सीट है, तो न केवल ये पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित कर रही है बल्कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी यहाँ पर जो राज्य स्तरीय मुद्दों उनके बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके यहाँ हरियाणा के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलने की उम्मीद भी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, आप लगातार वहां पर बने रहिए और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो अन्य स्टार प्रचारक हैं, यानी कि अगर हम अमित शाह की बात करते हैं तो वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां यूपी में अमित शाह 2 रैलियां और एक रोड शो करने वाले हैं।
सबसे पहले वो झांसी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनुराग शर्मा के समर्थन में जनसभा करेंगे और इसके बाद बांदा में आर.के. सिंह पटेल के समर्थन में वोट की अपील जनता से करेंगे। बांदा के बाद अमित शाह अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए रोड शो करते हुए भी आज नजर आएंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगर हम बात करें तो वो आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगे और हिमाचल में 3 रैलियां वो करेंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले फतेहपुर के रेहन में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। फतेहपुर के बाद जेपी नड्डा चंबा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद में शिमला संसदीय क्षेत्र के सोलन में भी चुनावी रैली को संबोधित जेपी नड्डा आज करेंगे। वहीं अन्य नेताओं की अगर हम बात करें तो भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आज नजर आएंगे। महाराष्ट्र में 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें धुले, पालघर, मुंबई उत्तर और मुंबई मध्य लोकसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ आज जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के अंतर्गत महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। तो ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इसके अलावा जो विपक्ष है वो भी कहीं कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडी गठबंधन ने भी स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत इस वक्त इन दिनों झोंक रखी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की बात रखेंगे, तो वहीं राहुल गांधी प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के रामलीला मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 6ठे चरण में यानी कि 25 मई को मतदान होना है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी बिहार में एनडीए के खिलाफ प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज बिहार के मधुबनी और वैशाली में जनसभा को संबोधित कर एनडीए गठबंधन के लिए जनता से वोट मांगेंगे। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश की बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगी। तो ये थी तमाम खबरें लोकसभा चुनावों से जुड़ी 24 की चुनौती में, और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं अब अन्य खबरों का, जहां राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल और सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहायक विभव कुमार के बीच का जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस तनाव का प्रभाव अब स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच संबंधों पर भी साफ नजर आ रहा है। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तस्वीर अब हटा दी है। साथ ही स्वाति मालीवाल ने कहा कि अब घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ भी की जा रही है। उन्होंने पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि एक्स पर लिखा कि आज एक गुंडे के दबाव में पार्टी ने हार मान ली है। स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विभव कुमार द्वारा खुद के साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है,
जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्यमंत्री के घर की जांच और सीन को रिक्रिएट भी किया। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की एफआईआर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में जांच के बाद अब आरोपी विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इसमें कहा गया है कि बिना इजाजत न सिर्फ सीएम आवास में वो घुसी बल्कि झूठे आरोप भी इस पर लगाए गए और सुरक्षा के नियमों को तोड़ा गया। बहरहाल अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर विभव कुमार की तलाश कर रही है। 2 दिन पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर विभव कुमार अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ नजर आए थे, जिसके बाद से वो लगातार फरार चल रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीरज सिंह का, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं अभी फिलहाल थमता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है और हाल ही में अगर देखा जाए तो स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी अब हटा दी है। क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी से दूरियां लगातार स्वाति मालीवाल की बढ़ रही हैं? देखिए, बिल्कुल घटना के बाद कृतिका, जिस तरीके से आप देखें कि हालात हुए हैं और आप देखें कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के ऊपर जो अटैक किए गए हैं कि स्वाति का जो करैक्टर है उसे एसिसिनेट करने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं वो स्वाति को ही इसके लिए दोषी बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह की घटना सीएम आवास के अंदर हुई है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक भी है कि एक महिला सांसद के साथ मारपीट की जाती है। विभव कुमार जो निजी सहायक है अरविंद केजरीवाल के, और मैं बता दूं ये कोई पहली घटना नहीं है। 2007 में नोएडा में भी विभव कुमार के खिलाफ एक मामला आया था जिसमें अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने मारपीट की थी। आप देखें ये वही विभव कुमार हैं कि जो शराब घोटाले में इनसे पूछताछ हुई है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में इनके घर पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो भी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये कितने अरविंद केजरीवाल के करीबी है आप इससे समझ सकते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में थे, तिहाड़ जेल में, तो 6 लोग उनसे मिल सकते थे। उन 6 लोगों में परिवार के लोग और उन 6 लोगों में विभव कुमार का नाम भी शामिल था। तो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी है। और मारपीट की जो घटना हुई है निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल उस समय घर में मौजूद थे, तो बिना सहमति के एक महिला सांसद के ऊपर इस तरह की मारपीट संभव ही नहीं है। दूसरा, अब विभव कुमार ने भी एक शिकायत भेजी है दिल्ली पुलिस को और ये कहा है कि स्वाति मालीवाल है जो न केवल तमाम नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही थी बल्कि उनके पास अपॉइंटमेंट भी नहीं था और जबरदस्ती वो सीएम आवास में घुसने की कोशिश कर रही थी। अब दिल्ली पुलिस के पास ये शिकायत पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस इस शिकायत का भी संज्ञान ले रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कल दिल्ली पुलिस की टीम सीएम के आवास में पहुंची थी। तमाम तरह के फॉरेंसिक सबूत हैं वो एकत्र किए थे। इसके साथ साथ ही पूरे सीसीटीवी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी दिल्ली पुलिस के पास इस समय मौजूद है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर जो है वो लगातार बनाए रखिएगा। तो खबरों का सिलसिला भी डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं मौसम की। दरअसल राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी इन दिनों
नजर आ रही है। और इस बीच मौसम विभाग ने 22 मई तक कई राज्यों में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात में 20 मई तक हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना जताई है। तो वहीं शुक्रवार को देश भर में सबसे ज्यादा तापमान आगरा का रिकॉर्ड किया गया। आगरा की अगर हम बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 14 साल में पहली बार जब 17 मई के दिन पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। दरअसल 2011 के बाद से कभी भी इस दिन तापमान इतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया। मौसम विभाग ने रविवार तक के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान में शुक्रवार को तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और वहीं अगर बात दक्षिणी राज्य की करें तो केरल में अगले 2 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। और वहीं दक्षिणी कर्नाटक में 20 से 21 मई को भारी से बहुत भारी बारिश होने का भी अनुमान है। इसके साथ ही तमिलनाडु के दक्षिणी जिला तिरुनेलवेली में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी मिलने के बाद चेन्नई से एसडीआरएफ की टीम तिरुनेलवेली पहुंची है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की। तो 77वें कान फिल्म महोत्सव में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचे गायक शान ने कहा कि कान फिल्मोत्सव में भारत के शामिल होने से भारतीय फिल्म जगत को काफी लाभ होगा। डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्र ने शान से विशेष बातचीत की और इस दौरान और क्या कुछ कहना है गायक शान का आपको सुनाते हैं। सिंगर शान हमारे साथ हैं। ये बताइए, भारत का जो पर्व हो रहा है, किस तरीके से आप ये उत्सव को देख रहे हैं? नहीं, बहुत ही मुझे पता गया है सबसे बड़ा जो पवेलियन है यहाँ कांस में इस साल भारत का ही है। और हम बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रगति की तरफ। और ऑफ कोर्स यू नो व्हेन इट कम्स टू सिनेमा, जब इट कम्स टू एंटरटेनमेंट, तो भारत वैसे भी यू नो इज़ वन ऑफ द biggest contributors to entertainment and one of the biggest businesses that is coming through entertainment into India. तो ये बहुत बड़ी बात है और I'm very glad to be here। लेकिन खास मैं आऊँ यंग टैलेंट को उत्साह देने के लिए, जिनमें से एक मेरे बेटे भी हैं, माही। तो सारेगामा के ये तीनों आर्टिस्ट हैं, so I've just come to encourage them। यंग टैलेंट की आपने बात की, आपने फिल्म्स की भी बात कर ली, आपने बिजनेसेस की भी बात कर ली। इन शॉर्ट आपने पूरे कैन फिल्म फेस्टिवल को डिस्क्राइब कर दिया। भारत की फिल्म इंडस्ट्री जो जिस तरीके से ग्रो हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आगे आने वाले कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में कितना बदलाव आएगा? मैं एक्चुअली इसके बारे में खास आपको इंसाइट तो दे नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ, ऑफकोर्स फिल्में और रियलिस्टिक्स बन रही हैं। जब से OTT शुरू होने लगी हैं, एक ऑडियंस में डिफरेंसेस आ गए। जो लोग घर में बैठकर उस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं वो उस तरह की देखेंगे, और जो लोग थिएटर पे जाएंगे उनकी टाइप ऑफ फिल्म सो फार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बदल गया है। लेकिन ट्रेंड्स बदलने में भी वक्त नहीं लगता है, कल को कोई नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। इसलिए फिल्मों के बारे में या ट्रेंड्स के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। एक आखिरी सवाल, कैन फिल्म फेस्टिवल को भारत की भागीदारी से कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। भारत की भागीदारी से हर किसी को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि हम भारत के लोग फ़ायदेमंद खुद को रखने के लिए सबको फ़ायदेमंद रखते हैं। ये सबके साथ चलते हैं, ये हमारी सोच है। और जो भी हो देश के हित में हो, बस। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हम आपको जाने देंगे। तो माही परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं जो लाइक फादर लाइक सन, और वही हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भारत पर्व का उत्सव मन रहा है। यहाँ पर भारत पवेलियन में हर दिन एक भारत जो है उसका मिनी भारत का एक झलक जो है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो कान फिल्म महोत्सव से स्पेशल रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code.
before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ के बात करेंगे अब खेल जगत की खबरों की, जहां भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के पुरुष युगल सेमीफाइनल में अब पहुंच चुकी है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ने जुनैद आरिफ और रॉय किंग याप की मलेशिया की जोड़ी को हराया है। वहीं तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के महिला युगल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में तनिषा अश्विनी ने ली यू लिम और सिन सेयुंग चांग की जोड़ी को हराया। थाईलैंड ओपन प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग में युवा भारतीय खिलाड़ी मेइराबा लुवांग को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में मेस्नाम को कुनलावुत ने हराया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और ब्रेक के उस पर देखिए आप हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ सहयोगी किरण के साथ। नमस्कार। Jagannath Temple